रेखिक प्रोग्राम की नेक्स्ट वीडियो। 12th का ये जो टॉपिक है, आप परीक्षा की दृष्टि से 10 नंबर का मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट वाला, वो इसमें से जरूर आता है। तो इसे बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। और जो पहली वीडियो आपको मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में आपको समझाया था कि हम कैसे कोई भी काम को करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले हम पहले घर पर बैठकर या दिमाग में एक प्रोग्राम सेट कर लेते हैं, एक दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि हम इस कार्य को करने में कितने सफल हो पाएंगे। अगर होंगे तो कितना सफल होने के बाद हम कितनी कम लागत में हम कितना हम प्राप्त कर पाएंगे, ये विचार करके हम कोई भी कार्य करते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि ये व्यवसाय के रूप में बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। जब हम किसी व्यवसाय को करते हैं, मेरा मतलब व्यवसाय से है, बिजनेस को करते हैं, तो हम पहले बहुत सारी चीजें दिमाग में डिसाइड करते हैं। अब हमारे इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज जिसमें सीधे अवरोध दिए होंगे, यानी आपकी जो इक्वेशन होंगी, वो जो रेखिक असमीकाएं होंगी, उनसे सीधे हमें ग्राफ बनाना है। दूसरा हमारा जो एक्सरसाइज है, उसमें इसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, यानी हमें इसके अंतर्गत आपको जो चीज दी होगी वे ये है कि उसके अंदर आप अपने आप ही उन समस्याओं को हल करेंगे। बंद करो बेटा उसे गेट को। उन समस्याओं को हल करेंगे जो हम मूलभूत रूप से अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से, क्योंकि मैं पहली एक्सरसाइज नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जब मैं अवरोध बनाऊंगा तो अवरोध के साथ साथ ही वो पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आप जब ये सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप रेखिक असमीकाओं को हल करते थे, उसी प्रकार से इनको हल करते हैं, तो वो एक्सरसाइज आपके अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो अवरोध से मेरा मतलब है कि किस तरीके के सवाल हम लोग करते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज में उन सारी समस्याओं को हल करेंगे जो व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार करते हैं, और उन व्यापार के माध्यम से हम जो भी डिसाइड करते हैं, और अधिक लाभ पाना है तो कैसे पाया जा सकता है, कम लागत लगानी है तो कितनी लगाई जा सकती है, इन सब पे विचार करना हमें होगा। तो अब हम इस सवाल के माध्यम से मैं कुछ थोड़ा सा इसमें दिखाना भी चाहूंगा। जैसे इस सवाल को आप देखेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज प्रश्नावली, ये है 12.2 विद्या बुक से आप देख सकते हैं। ये सवाल दिए हुए एनसीईआरटी की बुक में भी सब क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखेंगे। इसमें देखिए सवाल को समझिए क्या कहा है इसमें। रेशमा 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है। P और Q दो प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, उन्हें बनाना चाहती है। किस तरीके से बनाना चाहती है आप देखेंगे इसमें कि मिश्रण में विटामिन अवयवों के 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। एक ऐसा मिश्रण तैयार करना चाहती है कि उसमें 11-8 मात्रक कोई रेशो है, कम से कम इतनी विटामिन उसमें होनी चाहिए, ऐसा उसने दिमाग में एक डिसाइड किया है। और 11 मात्रक विटामिन बी दूसरे जो भोज्य पदार्थ में होनी चाहिए, क्यू में होनी चाहिए। अब भोज्य पदार्थ पी की जो लागत है 60 रुपए पर केजी की आ रही है, यानी इसको बनाने में 60 रुपए पर केजी लग जा रहा है। अगर हम इस लागत को देखिए, अब बात आती है यहाँ प्रश्न एक और उठ जाता है। मान लीजिए मैं लागत कम करके और मुनाफा ज्यादा कमाना चाहता हूं, तो मैं लागत और कम कर दूंगा, यानी मैं 50 रुपए पर केजी कर सकता हूं। ये हम पे डिसाइड करता है कि हम किस तरीके से हम इस व्यवसाय को हम सेटअप कर सकते हैं। तथा भोज्य पदार्थ क्यू की लागत 80 रुपए पर केजी आ रही है, तो भोज्य पी में 3 मात्रक पर केजी, यानी 1 किलो में 3 मात्रक विटामिन ए डाली जा रही है। यानी 1 किलो कोई सॉल्यूशन हमने बनाया, जब मान लीजिए बिस्किट बनाने की हमारी अपनी फैक्ट्री है या कंपनी हमने सेटअप की है, जैसे पार्ले जी वगैरह जब बिस्किट बनाती है तो उसमें बहुत सारी चीजें डालती है, मैदा है,
आपका उसको भूनना है, उसमें चीनी है, बहुत सारे उसमें तेल है, तो बहुत विटामिन हैं, वसा है। अब देखो चॉकलेट आते हैं, उसमें बताया जाता है इसमें चॉकलेट की बहुत सारी मात्रा इसमें मिक्स की गई है। तो ये सारी चीजें हम लोगों पर ही अपने आप पर डिपेंड करती है। तो भोज पी में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है, जबकि भोज क्यू में 4 मात्रक प्रति भोज क्यू की दे रखी 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए है और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। अब देखिए भोज क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी है, जबकि पी में 3 मात्रक, यानी इसमें एक ज्यादा किया गया है। और विटामिन ए की मात्रा मैं बता रहा हूं, और उसमें जो 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी डाली गई है, जिसमें इसमें 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी डाली गई है। तो ऐसा कुछ मिश्रण बना के सवाल किया गया है। कोई वीडियो में दिक्कत है क्या? सवाल किया गया है, तो अब इसको हल कैसे करना ये हम लोगों को समझना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पहले आप और हम इसमें ये डिसाइड करेंगे कि कैसे इस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो इसमें एक डाटा बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। वो चार्ट कैसे बनता है वो समझिए। देखिए, अब हमारे पास 2 बातें, इसने कहा रेशमा 2 प्रकार के भोज पदार्थ पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है। मुझे नहीं पता मिश्रण में, इसमें कहा 8 मात्रक, देखिए ध्यान से दीजिए, मिश्रण में विटामिनों अवयव के 8 मात्रक विटामिन है। अब ये नहीं पता कि ये 8 मात्रक कितनी उसमें डाला गया है, उसकी मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले हम भोज जो पी है, माना कि मिश्रण में भोज पी की मात्रा जो है, यहां से हम सवाल को हल करेंगे। ये माना मिश्रण में भोज पी की मात्रा x केजी, क्लियर? ऐसी माना भोज क्यू की मात्रा y केजी। एक काम। दूसरा काम होता है इसमें एक डाटा बनाना। वो डाटा क्या होता है वो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। कैसे समझना है आप क्लियर कीजिए। इसमें जो चीज मैं आपको क्लियर कराता जाता हूं, उसी चीज को आप समझते जाएंगे। तो ये डाटा में मैंने क्या किया है, यहां एक चार्ट बनाया। एक चार्ट बनेगा। इस चार्ट में यहां लिखे जाएंगे स्रोत। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं स्रोत लिखा, फिर क्योंकि हमें 2 भोज्य पदार्थ बनाने, यहां लिखेंगे भोज्य पदार्थ। पहला भोज्य पदार्थ आपका पी है और दूसरा है क्यू। इसकी मात्रा ली गई है x केजी और इसकी मात्रा ली गई है y केजी। बात क्लियर होगी आपको। भोज्य पदार्थ P में विटामिन ए भी डाली गई है, विटामिन बी भी डाली गई है, तो इन दोनों को यहां लिखा जाएगा विटामिन ए केजी में। हाँ बच्चों, विटामिन बी केजी। तो आपके सामने समझ में आ रही होगी, ये मात्रक पर केजी है। तो अब इस डाटा को इसमें से निकालेंगे। ये चीजें आपको पहले आ जानी चाहिए। जिसको ये बातें क्लियर हो जाएगी उससे कोई समस्या आने वाली नहीं है। इस पर आप काम करेंगे। कैसे समझना है इसको मैं बीच बीच में बताता नहीं जाऊंगा, किस तरीके से हम लोगों को इसको निकालना होता है। अब देखिए, इसमें कहा पी और क्यू को इस प्रकार मिला चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए हो, यानी विटामिन ए 8 मात्रक से ज्यादा नहीं, 8 मात्रक लास्ट है। ये है आवश्यक मात्रा।
जो इससे अधिक नहीं। हमने क्या आवश्यक मात्रा आप लीजिए केजी में, इससे ज्यादा नहीं। और विटामिन बी 11 मात्रक, ये तो हो गया आपका ये वाला भाग, क्लियर। इसके अंदर आता है आपकी लागत या लाभ। यहां इसमें जब भी लिखेंगे या तो लागत लिखेंगे या लाभ लिखेंगे। अगर आपसे पूछा गया लागत तो यहां लागत लिखें, आपसे बात की गई लाभ की तो यहां लाभ लिखें, रुपए पर केजी। अब आप सवाल को आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया कि विटामिन ए 8 मात्रक विटामिन ए है और 11 मात्रक विटामिन बी है। आगे बढ़ते हैं। भोज पी की लागत 60 रुपए प्रति केजी है। जब भोज पदार्थ पी तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद उसमें जो कुल खर्च हुआ है 1 किलोग्राम में 60 रुपए का उसमें खर्च हुआ है, और क्यू जैसी पूरा होगा वो 80 रुपीज पर केजी इसमें लागत आई है। ये लागत, और हम जो निकालना चाह रहे हैं कि वो न्यूनतम लागत यानी कम से कम लागत लगे और हमारा काम भी हो जाए। हम ये एक डाटा इससे निकालना चाहते हैं हम, क्योंकि इसमें सवाल को करके ही हम ये बता पाएंगे कि हमें इस वर्क को इतना कर लेना चाहिए, इसमें इतनी इतनी विटामिन डालनी चाहिए ताकि हमें कम लागत में, न्यूनतम लागत में ज्यादा हम प्रॉफिट ले सकें। बात करते हैं यहाँ की, ये क्लियर हुआ। इसके बाद भोज्य पदार्थ पी में 3 मात्रक विटामिन ए, 3 मात्रक विटामिन ए और 5 मात्रक विटामिन बी, ये पी तैयार हुआ। पी वाला डाटा आप समझ रहे हो कैसे तैयार हुआ, ऐसे पी के सारे रिजल्ट पी के सामने ही आने चाहिए, इस तरीके का डाटा आप बनाएंगे। जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक विटामिन क्यू और 2 मात्रक विटामिन बी आता है। तो ये डाटा आपके सामने तैयार हो गया होगा, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब उपरोक्त जो भी ये बात दी गई है, इन सबका अवरोध उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से निम्नलिखित अवरोध प्राप्त होते हैं। इनका नाम दिया गया अवरोध का, क्योंकि अभी तक ये अवरोध है। सही रिजल्ट हमारा अब निकलेगा, बाद में हम लोग आएंगे। अभी ये हमारी समस्याएं हैं, अवरोध हैं, वो हमें क्लियर भी करने हैं। तो वो इन्होंने सवाल में एक बात कही है, आप ध्यान देंगे। इसमें कहा है कि मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। मिश्रण की न्यूनतम लागत, जहां आपका न्यूनतम दिया होगा तो वहां करना क्या है, पहले एक समीकरण बनेगी। पहली समीकरण है इसकी विटामिन ए की भोज पी और क्यू। विटामिन ए हम अधिकतम मात्रा कितनी ले सकते हैं, 8 से ज्यादा की हमारी कैपेसिटी नहीं है, ना हम डालना चाहते। इससे ज्यादा डालेंगे तो हो सकता है हमारा जो लाभ है वो कम हो जाए। तो अब हम विटामिन ए का अलग रिजल्ट निकालते हैं। विटामिन ए का रिजल्ट आया 3x + 4y। अब यहां साइन आता है लेस देन इक्वल टू का। अगर यहां दे रखा है न्यूनतम तो यहां साइन लगेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये समीकरण नंबर 1, क्लियर। इसमें न्यूनतम। अब आ जाइए विटामिन बी, 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, समीकरण नंबर 2। और 2 अवरोध होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। ये तो हमेशा रहेंगे। और इसके बाद हमारा उद्देश्य फलन होता है, जो लास्ट का भाग होता है, जिसे हम उद्देश्य फलन को z से प्रदर्शित करते हैं। उद्देश्य फलन z बराबर, ये 60 है, लागत कितनी आई, और हमने लिया कितना था, x। भोज्य पदार्थ p की मात्रा हमने x केजी ली थी, और हमने 60 के हिसाब से 60 के रुपए पर केजी के हिसाब से जो टोटल लागत आएगी वो 60x और 80y। ये आपका उद्देश्य फलन है, और इसे लागत कहेंगे हम। यहाँ क्या है, ये लागत आई इस पूरे दोनों भोज्य पदार्थ मिश्रण को बनाने में, यानी पी और क्यू को बनाने में इतनी लागत आई है। अब हमारा कार्य क्या होता है, हमारा काम है इसमें ये जांच करना, ये तो एक डाटा हो गया, इसमें ये जांचना कि हम न्यूनतम लागत लगा के इन भोज्य पदार्थों को कैसे
बना सकते हैं, वो आंकड़े हमें ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे जो पहली एक्सरसाइज है वो शुरू होती है यहां से, यहां से सवाल शुरू होंगे, यानी ये दिया होगा, हमें डायरेक्ट आगे का काम करना है। इसलिए मैंने पहली एक्सरसाइज ना करके मैंने दूसरी की है। उसका कारण है कि दूसरी में आपके आंकड़े ये हैं, इससे पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, यानी जब मैं इसको करूंगा तो पहली एक्सरसाइज भी इसके साथ साथ होती जाएगी, यानी ये एक्सरसाइज ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगी, यानी वो आप जब ये कर लेंगे तो वो कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो हल कैसे करना है देखिए, जैसे मैंने कल एक सवाल बताया था, समीकरण 1 2 व 3 को निम्न प्रकार लिखने पर हम इसमें 3x 4y = 8, 5x 2y = 11 और x = 0 और y = 0, ये हम इसे लिख लेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अभी हटाएंगे, क्योंकि हमें इन समीकरणों से ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, जब x = 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा हमारा, यहाँ x 0 रख दिया 2, तो निर्देशांक आ जाएंगे 0 2। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, जब y 0 रखूंगा तो x का मान आ जाएगा 8/3, यानी 8/3 0। ये कंप्लीट हो गया, ये निर्देशांक हम लोग निकाल रहे हैं। समीकरण 2 में x = 0 रखने पर, जैसे ही मैं 2 में x 0 रखूंगा यहां, तो y का मान आ जाएगा 11/2, 0 11/2, और समीकरण 2 में y = 0 रखने पर, जैसे y 0 रखूंगा, ये 0 हो गया। जब मैंने x = 0 रखा तो y का मान 11/2 आ गया। जैसे मैं y = 0 रखूंगा तो x का मान हमारा आ जाएगा 11/5, आई थिंक 5 × 10 2 2.2, 11/5 और 0, ये मान हमारे प्राप्त हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए आप लोग, यही मान आपके निकल के आएंगे। अब इन 4 मानों में 2 रेखाएं तो बन जाएगी, लेकिन ये अभी भी पता नहीं लगेगा क्या ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या नहीं। तो समीकरण 1 और 2 को भी हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 में जब मैं हल करूंगा तो ये आपकी समीकरण थी 3x + 4y = 8, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10x 4y 22, ये लेस करने पर ये वाला भाग कट गया, -7x -14, x = 2। ठीक है बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x = 2 रखूंगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, 2 बचे, यानी y का मान आ गया 1/2। तो ये निर्देशांक है 2 1/2। तो प्यारे बच्चों, ये काम आपका दूसरे स्टेप में आएगा। पहले स्टेप में आपका ये डाटा बनाना, दूसरे में ये करना। ये जब ये कर लेंगे आप, तो आप असमीकाओं का एक ग्राफ बनाएंगे। वो कैसे बनेगा देखिए, ओरिजिन हो गया, यहां से आप पॉइंट देखेंगे हमारे x पे अधिकतम वैल्यू कितनी बन जा रही है, 8/3 यानी 3 मान लो, और 11/2 का मतलब है 2.2, और 2 से ज्यादा हमारी है नहीं, तो यहां हम लोग
1 2 3 4 5 तक वैल्यू ले लेते हैं। y पर भी हमारा इससे ज्यादा है, 5.5 से ज्यादा वैल्यू हमारी नहीं है, तो 5 तक या 6 तक हम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। पहली रेखा जो समीकरण 1 में हमने 2 मान रखे थे, आप देखो ये समीकरण 1 है, इससे 2 निर्देशांक बने थे, एक 0 2 और एक 8.3 एंड 0, यानी पहला बिंदु हमारा बनता है यहाँ। 8.3 का मतलब है अगर यहाँ 9 होता तो 3 क्या 9, यानी 3 से कम, 3 बैठता है यहाँ और 3 से कम बैठेगा यहाँ, मान लो ये है। और दूसरा पॉइंट हमारा है यहाँ 0 2, दूसरा पॉइंट बैठेगा यहाँ। तो इससे एक रेखा ड्रॉ करेंगे, ऐसे बनाएंगे जो सीधी इससे होते हुए निकल जाए। ठीक है, अब आप इसका नाम रखेंगे ए का जो निर्देशांक थे वो थे 8.30 और बी के निर्देशांक हैं 0 2। सब समझ आ गया बच्चों? ये पहली इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ये 3x + 4y = 8। दूसरी समीकरण में x का मान था 11/2, यानी 11/2 का मतलब है 2.2 यहां आ जाएगा। और दूसरा है 5.2 का मतलब है 5.2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यहां आ जाएगा। तो दूसरी समीकरण आपकी ये ऐसा होते हुए आपकी ऐसे निकलेगी। आप सीधी से रेखा को खींच सकते हैं। देखिए मैं हाथ से खींच रहा हूं, थोड़ा डगमगा सकती है, लेकिन आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल राइट आएगी, बहुत साफ सुथरा एक चित्र बनेगा आपका। तो प्रतिच्छेद बिंदु ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि मैंने निकाल भी लिया था। ये जो मान है ए और बी के निर्देशांक था, ये सी का निर्देशांक हो जाएगा। सी हमारा है दूसरी रेखा में 11 5 0 और डी है 0 11.2 और ई हमारा हो जाएगा यहां जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा 2 1/2। तो ये रेखा खींचने के बाद हमारा ये ग्राफ बनाने के बाद हम यहां एक सुसंगत क्षेत्र निकालते हैं, जो हमारा मेन पार्ट होता है, जो एक ऐसा एरिया जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। 1 2 3 समीकरण आपको दी हुई, जिसे हम अवरोध के नाम से जान रहे हैं। इनको संतुष्ट करता हुआ एक शेडेड भाग हमें यहां से निकालना है, और उसी भाग का में हमारा सॉल्यूशन छुपा होता है, उसी भाग से हमारा मतलब भी होता है। तो आप यहां देखेंगे जो पहली समीकरण है वो 3x + 4y > 8 है। तो पहली समीकरण का जो साइन है वो ये है। और अब मैं इससे नीचे, इस बिंदु से नीचे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा यहां यह टारगेट x > 0 से ऊपर लेना है। कोई भी कार्य को करने से पहले आपकी x y की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी बहुत जरूरी है। जब तक 0 से ज्यादा वो नहीं होगी, जब माना भोज्य पदार्थ P की मात्रा kg है, तभी आपका काम शुरू होता है। अगर यहाँ है ही कुछ नहीं तो फिर ये सारी चीजें भी बेकार है, खत्म है। तो ये यहां से ग्रेटर देन तो होना ही होना है। तो मैं इस बिंदु से नीचे नहीं जाऊंगा, और इस लाइन को अगर देखता हूं तो ये भाग ये बोलता है कि आप इस लाइन से ऊपर चलें, वो कह रहा है > हो। दूसरी बात 5x + 2y > 11, यानी दूसरी जो समीकरण है आपकी ये है। दूसरी समीकरण आपकी ये है, जिसमें हमने लिखा है 5x + 2y > 11। तो इसमें कहा गया ये इससे ऊपर हो। तो अब इस लाइन से हम नीचे नहीं जा सकते, इस लाइन से नीचे नहीं जा सकते। जब इनसे नीचे हम जाना ही नहीं, तो दोनों लाइनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो ये है। यानी हमारा जो रीजन है वो ये है कि इससे ऊपर ऊपर चलते जाइए, और जहां दोनों लाइन टच करें उससे भी आगे को आपको बढ़ना है। फिर आगे जहां तक ये होगा पार्ट, इससे भी आगे ही जाना है, क्योंकि इससे भी x एक्सिस से भी
ना तो ऊपर जा सकते हैं नीचे। या देखिए ये एक्स एक्सिस यहां से खत्म हो जा रहा है, फिर नीचे का पार्ट आपका एक्स से नीचे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, वाई एक्सिस यहां खत्म हो जा रहा है क्योंकि यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका इधर चला जाएगा। जो हमारा शेडेड रीजन रहेगा वो ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा शेडेड रीजन रहेगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। अब इसमें जो शेडेड रीजन पे जितने बिंदु आए हैं उन्हें कहते हैं कोनिक बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? कोनिक बिंदु। मैं यहां ले लेता हूं, इसमें इसका काम भी है, यहां से इसे रफ कर लेते हैं। इसमें आएगा आपका कोनिक बिंदु। कोणीय बिंदु एक ऐसा फिर डाटा बनाएंगे और यहां लिखा जाएगा उद्देश्य फलन। Z बराबर आपका उद्देश्य फलन कितना था बच्चों? ये देखिए 60x प्लस 80y। कोनिक बिंदु में सबसे पहला बिंदु हमारा A है। यहाँ A के जो निर्देशांक है वो है 8/3 फिर E है, E के निर्देशांक है 2 1/2। फिर है यहां से इसके बाद कोनिक बिंदु बनता है आपका D 0 11/2। देखो बिंदु हमारे और भी थे, यहाँ C भी था, यहाँ D भी था, लेकिन वो दिए गए अवरोधों को संतुष्ट नहीं करता है तो वे लिए भी नहीं जाएंगे। आपको दिखाना है कि जो सुसंगत क्षेत्र है आपका, जो शेडेड रीजन है, जो इन तीनों समीकरण को संतुष्ट करने वाला भाग है, वही उसका ही आपको चुनाव करना है। और वही लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मूल भाग भी है, वो मूल उद्देश्य भी है। यही हम लोग कर भी रहे हैं इन सवालों को देखते हुए। तो अब हमारा जो मूल उद्देश्य था वो हमारा कितना सक्सेस होता है वो देखिए आप। x का मान है a 8/3, जैसे मैं 8/3 रखूंगा, y का मान यहाँ 0 रखूंगा, तो 0 रखने से बेटा ये तो हो जाएगा 0। और इसमें 8/3 रखने का मतलब है 60 इंटू 8/3 प्लस 0 60 160। और जब मैं इसमें रखूंगा 16 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1/2, 6 दूनी 12 और 40 160। और जब मैं इसमें रखूंगा 16 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 11/2 4440। देखिए अगर मैं D वाले बिंदु को लेता हूं तो हमारी यह जो लागत है, यानी x का मान 0, यानी कि P जो माना मिश्रण में भोज्य पदार्थ P की मात्रा x 0 मान ली जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो, और y की मात्रा में हम 11/2 लें तो हमारा जो लागत है वो 440 रुपये आती है, वो ज्यादा है। जब लागत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में हम अपना जो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, लागत के बढ़ते ही प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। तो सवाल की स्थिति ये कहती है, या तो आप इस जगह जाइए, यहां भी 160 है या यहां भी 160 है, यानी आप या तो ये करिए कि भोज्य पदार्थ A में जो कंडीशन है, x की वैल्यू हमारी यहां है, भोज्य पदार्थ A में x की वैल्यू है 8/3 और y एकदम 0 है, यानी भोज्य पदार्थ Q में y kg, y वाले पार्ट को बंद ही कर दीजिए, उसको खत्म कर लेंगे, तब भी आप A वाले पार्ट में इस रेशो से अगर लगाते हैं तो 160 रुपए की लागत आती है। दूसरे केस में मान लीजिए आप दोनों ही भोज्य पदार्थ लेके चलते हैं, या दोनों भोज्य पदार्थ बनाना ही चाहते हैं और दोनों की बिक्री आपके यहाँ बराबर है, ठीक है, दोनों ही उठान है उनका। तो दूसरा पॉइंट है E, जिसमें x आपका 2 kg और y 1/2 kg, यानी y की मात्रा आपको अभी भी कम करनी है। आप समझ लीजिए, y वाले केस से आपका ज्यादा लागत बढ़ जा रही है। y को इसने कहा है कि y की वैल्यू आप 0.5 kg रखें, अगर इससे ज्यादा रखेंगे तो आपकी लागत बढ़ जाएगी। नहीं, x वाले केसेस में जहां x की वैल्यू 2 kg है, आप इस तरीके से आप अपनी विटामिन या अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो ये 2 केसेस आपके बनते हैं। इसमें न्यूनतम जो लागत बन जा रही है आपकी, वो बन रही है
160 रुपए। तो आपके लिए अब कहां काम करना है वो आप समझ गए होंगे कि आप ए और ई बिंदु पर ही वर्क करें, तब आप बिल्कुल सफल हैं, नहीं तो अन्यथा तीसरे पॉइंट पे जाएंगे तो आपकी लागत बढ़ जाएगी, आप असफल हैं या आप उसमें आप लाभ कम कमा पाएंगे। तो पहला सवाल आपको समझ आया होगा। एक सवाल और आप देख लीजिए, उसे भी आप समझेंगे। तो मैं समझता हूं आपकी जो समस्याएं हैं कुछ हद तक कम होगी और बाकी के जो सवाल रहेंगे वो आप करेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़े हैं, इसकी 3 वीडियो कम से कम बनानी पड़ेगी, 2-2 क्वेश्चन की 1 वीडियो बनेगी। और ये 2 टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगली वीडियो में दूसरे टाइप के, और तीसरी वीडियो में तीसरे टाइप के क्वेश्चन, 3 ही टाइप के क्वेश्चन है इसमें, तीनों टाइप के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए इसी का ही। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। ठीक है, एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटे यांत्रिक समय तथा यानी कि जब टेनिस रैकेट बनाया जा रहा है तो 1.5 यांत्रिकी यानी कि मशीन से काम होता है। फिर उसमें टेनिस में शिल्पकारी है, चिटविट चिपकानी होती है, लोगो लगता है, ये सारी चीजें शिल्पकारी में आती हैं। कुछ काम तो ऐसा होता है जो मशीन के द्वारा होता है, उसे यांत्रिकी कहेंगे, और कुछ कार्य ऐसा होता है जिसमें आप लोगो लगाते हैं कंपनी का, वो शिल्पकारी होती है। तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है, तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। ये तो बात हुई टेनिस की। अब आते हैं इसी में ही दूसरा भाग है क्रिकेट के बल्ले का। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में, एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में कितना, एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिकी समय
तथा 3 घंटे यांत्रिक समय, 1 घंटा शिल्पकार तथा 1 घंटा शिल्पकार समय लगता है। ये कंडीशन है टेनिस को और क्रिकेट के बल्ले को तैयार करने की। अब इसको तैयार करने के बाद हम ये देखेंगे इसमें लागत कितनी है, या हम ये देखेंगे कितने में वो सेल हो रहा है, या हम ये देखेंगे कितना लाभ हमें मिलता है, ये भी हमें देखना। और हम ये भी देखेंगे कि मशीन कितने घंटे यांत्रिकी चलती है और कितने घंटे शिल्पकारी होती है पूरा दिन में। ये भी हमारा एक मेन मकसद होता है किसी भी कार्य करने में। अब आपका ये सिस्टम होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी 24 घंटे चल रही, कोई घंटे 8 घंटे चल रही, कुछ 10 घंटे चल रही, ये भी हम चीजें इसमें डिसाइड करते देखते हैं। मान लीजिए मशीन सिर्फ 10 ही घंटे काम करती है कि जितना ऑर्डर है उतना ही तो काम करेंगे हम लोग, वो भी इसके अंदर एक कंडीशन दी होती है। तो इसमें कहा गया है एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों द्वारा उपलब्ध समय 42 घंटे और शिल्प कार्य के लिए 24 घंटे है। देखिए एक दिन में यांत्रिकी हो सकता 2 मशीनें लग रही हो यांत्रिक कार्य करने में, और शिल्प कार्य में 24 घंटे। एक दिन में यांत्रिक का समय 42 घंटे तथा शिल्पकार का समय 24 घंटे निर्धारित हुआ भाई। तो कोई यांत्रिकी का समय 42 घंटे है और शिल्पकारी का समय 24 घंटे निर्धारित है। तो ऐसी स्थिति में यदि रैकेट के बल्ले का लाभ कमाने के लिए 20 रुपए प्रति बल्ला, तो 20 रुपए प्रति तो रैकेट बिक रहा है, और 10 रुपए प्रति जो है एक रैकेट और एक बल्ले पर लाभ जो है 20 रुपए तो रैकेट पा रहा है पूरा वो बेचने में, और 10 रुपए आ रहे हैं बल्ले पर लाभ आ रहा है। ये हो गया हमारा उद्देश्य फलन। तो इसमें ये कहा गया, ये तो चलो हम जेड के लिए लिख लेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई कि पहला काम है हमारा डाटा बनाना। तो डाटा कैसे बनेगा उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए माना टेनिस रैकेट बनाने में लगा समय x घंटे और क्रिकेट बल्ले बनाने में लगा समय y घंटे। जो भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये चीजें हमारी स्टार्टिंग की होती है, उसके बाद डाटा होता है। जो डाटा है वो आप अब यहां हम लोग बनाएंगे भाई। ये स्रोत है, इसमें स्रोत में ये 2 बातें आप यहां लिखेंगे जो आपकी लिखी जानी है। ये आवश्यक मात्रा, आवश्यक समय है घंटे जो दिया गया है। तो देखिए आवश्यक समय, अब आपके सामने क्या क्या बन रहा है ये भी आपको समझ रहे। यहाँ कार्य जो होना है, देखिए यांत्रिकी के लिए कुछ समय डिसाइड किया गया 42 घंटे, तो यहाँ लिखेंगे यांत्रिक समय घंटे में कितना समय दिया गया यांत्रिकी को, 42 घंटे। दूसरा है शिल्पकार, जो लोगो वगैरह रहता है, शिल्पकार का समय है घंटे में, वो दिया गया 24 घंटे। आप बात समझ जा रहे होंगे। यहां लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ उस पर 10 रुपए है, 20 रुपए और उस पर 10 रुपए है। देखिए
यहाँ 20 रुपए लाभ है इस पे और 10 रुपए लाभ है इस पे। ये आपका है टेनिस रैकेट, ये है क्रिकेट का बल्ला। इसको हमने x माना है, इसको y माना। समय जो दिया गया s घंटे कुल समय इसको दिया गया और y घंटे इसको समय दिया गया। बात समझ रहे होंगे। एक डाटा होता है टोटल काम करने का, वो आप बहुत जैसे जैसे सवाल आप करेंगे या मैं करूंगा आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इनको करना है और कैसे इसको बनाना है। सवाल पढ़ेंगे। पढ़ने में क्या कहा गया है, 1.5 घंटा यांत्रिकी में लगता है जब हम लोग टेनिस, 1.5 घंटा यांत्रिकी तथा 3 घंटे शिल्पकारी का समय लगता है जब हम क्या बनाते हैं, एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए। जब टेनिस रैकेट यहां बन रहा भैया, ये बन रहा 1.5 समय लग गया आपको यांत्रिकी में और 3 घंटे लग गए आपको शिल्पकारी में। जब टेनिस रैकेट तैयार हो रहा, प्रॉफिट भी ज्यादा है, देख रहे होंगे आप, 20 रुपए प्रॉफिट हो रहा। उधर क्रिकेट बल्ला बनाने में 3 घंटा लग रहा है बल्ले की यांत्रिकी में, कटिंग पटिंग में, और शिल्पकारी में एक चिट लगानी है इसलिए 1 घंटा लग रहा है। इसमें ज्यादा समय शिल्पकारी में नहीं लग जा रहा है, तो हमारा काम हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि 42 घंटे यांत्रिकी में इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो 3 घंटा यहाँ बल्ला, सबसे ज्यादा टाइम बल्ला ले जा रहा है और उसकी शिल्पकारी में समय कम लग जा रहा है। बल्ला तैयार तो 4 घंटे में हो रहा है मेरे हिसाब से तो, और यहाँ लग रहे 4.5 घंटे, 4 घंटे, आधा घंटा ज्यादा है। तो उस हिसाब से आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो दिया गया है। उस डाटा को हम लोग इस तरीके से क्लियर करेंगे और सवालों को हल करने के लिए ऐसे ही करना होता है। अब आता है अवरोध। अवरोध में सबसे पहला, हाँ एक और बात हम, चलिए खैर मैं लिख देता हूं, 1.5x + 3y। इसमें पूछा है कि यह रैकेट और बल्ला पर लाभ क्रम से 20 रुपए तथा 10 रुपए हो तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। यदि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य कर रहा हो, वो अधिकतम लाभ कैसे कमा सकता है, किस तरीके से उसे अधिकतम लाभ मिल सकता है। तो यहां जब अधिकतम दे रखा हो तो वहां लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा मेरे बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे। न्यूनतम पे ग्रेटर देन और अधिकतम पे लेस देन लगेगा, उल्टा सोचेंगे बिल्कुल। 24 x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। अब समीकरण 1, 2 व 3 को इस प्रकार लिखने पर यहां हो जाएगा 1.5x + 3y = 24 और 3x + y = 24 और x 0 y 0। वही बात जो मैंने पहले की थी वैसे ही अब इसमें करेंगे। समीकरण 1 में x = 0 और रखने पर तो y का मान हमारा आ जाता है। जब हम यहाँ x 0 रखेंगे मेरे बच्चों यहाँ, तो y हो जाएगा, इधर डिवाइड करूंगा 3 से, ये हो जाएगा 14 × 3 = 42, 14 × 4 = 12, 14 × 3 = 42, यहाँ आ जाएगा 14। तो निर्देशांक आपके आगे 0 और 14। समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, जैसे ही मैं y 0 रखूंगा, यहाँ y 0 रखी तो 1.5 हो गया, है y 1.5 हो गया, यहाँ दशमलव लग गया, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, हाँ 1.5 आ गया। चलिए मैं काट लेता हूँ अगर कोई गलती ना हो जाए। भाई y 0 हो गया, ये हो गया 442/1.5, 0 काटते हैं, 5 × 15, 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20, 5 से काटा मैंने, 5 × 15, 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20। अब 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 और शायद 3 दूनी 6 2 और 3 8 24, 8 × 24 28, आई थिंक इसमें x का मान, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, ये x का मान निकल रहा है। y तो 0 था इसमें, ये x का मान है क्योंकि मैंने y 0 रखा तो x का मान आपका आ गया,
28 0। आप गुणा करके देख सकते हैं, सही या गलत का भी पता आप लगा सकते हैं। 4 अब 28 तिया 8 ते 24 3 दूनी 6, ठीक है। अब आइए समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, जैसे x बराबर 0 रखेंगे समीकरण 2 में यहां, तो y का मान 24 आ जाता है। तो 0 24 ये निर्देशांक आ गए। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, जैसे y 0 रखता हूं तो 8 के 24, x का मान 8 आ जाता है। 8 के 24 तो 8 0। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, कैसे क्यों करेंगे भाई हम, क्योंकि हमें इसके प्रतिच्छेद बिंदु भी चाहिए। तो जो उसके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहां है 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 3 बन जाएगा। 2 डेढ़ दूनी 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 6y, 2 से 84, 3x प्लस y बराबर 24, प्लस कैंसिल 5y 0 6 12 5 60, y का मान 12 आ गया। 12 यहां रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे 2 में रखूंगा यहां y ये 12 है, तो 12 जैसे ही रखूंगा मेरे बच्चों, तो ये 24 में से 12 गए 12 और 3 चौक 12, यहाँ x का मान आपका 4 आ जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए 4 और 12। आप लिख लीजिए, करके देख लीजिए, संतुष्ट भी करना चाहिए। x का मान 4 दिया 12 और 12 24, ठीक है। अब आपके हमारे सामने ये डाटा तैयार हो जाता है, जो हम इसको अब करेंगे जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही इसमें भी करना है। थोड़ा सा मुझे इसमें स्पेस ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बिंदु हमारे ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा बिंदु आए हुए हैं, क्योंकि संख्या बड़ी है x y ओरिजिन। देखिए x पे हमारे जो सबसे ज्यादा संख्या है वो है 28, तो 28 ज्यादा तो है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो इस पे 28 आएगी या नहीं आएगी एक एक करके तो मैं नहीं लूंगा, 2 के गैप में हम ले लेते हैं। हाँ ये 0 है, 2 देख लीजिए, सारी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। 2 4 6 8 10, अभी कम पड़ जा रहा है, गैप और कम करना पड़ेगा। 10 दूनी 20, गैप कम करना पड़ेगा मेरे बच्चों। 10 क्योंकि वहां 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30। वाई देखिए कहाँ है, 14 24 24, वाई भी 24 तक है। एक्स जबकि 28 है तो मैंने 28 ले लिया। चलिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ जा रही है। तो पहली समीकरण हमारी है 0 14 और 28 0। तो आप पहली समीकरण में x का मान 28 0 है, ये ए बिंदु ए 28 0, और b है हमारा 0 14 बी। तो उससे आप हम कैसे मिला पाएंगे ये देखना है।
स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। बी की वैल्यू हमारी होगी 0.14। समीकरण हमारी है, पहली जो समीकरण है 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 42। दूसरी समीकरण में हमारा 0.24 और 8 0, ये 8 है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, और 0.24 ये हो गया। तो समीकरण आपकी बनकर आ रही है ये वाली। क्लियर हो गई है? जैसे कि बन जाएगी, इसका नाम होगा C 8 0, इसका नाम होगा D 0.24, और जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है E की वैल्यू आपकी आएगी 4/12 है। अब ये काम करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मान है वो कौन से एरिया में। देखो हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन है ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये बाहर का हिस्सा भी हमारा ही होता है। हमारा जो दी हुई 3 समीकरण है 1 2 3, ये कौन से भाग को संतुष्ट करती है? इसको करेगी या इसको करेगी या इसको करेगी या इस सारे भाग को करेगी? जैसे पहले सवाल में इसको बाहर वाले को किया था। ये हमारा काम होता है, जिसे सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, जो हमारी इस लीनियर प्रोग्रामिंग का मेन पार्ट होता है, जिससे हम लोग ये सब जब निकाल पाते हैं कि लागत ज्यादा या कम कहां से हमें निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 को देखेंगे। समीकरण 1 दे रखी 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42। तो समीकरण 1 हमारी है ये। मेरे बच्चों, ये जो समीकरण 1 है वो 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 45 है, यानी ये इक्वल टू के साइन तक तो इक्वल है। हमको इससे नीचे जाना है, नीचे जाना तो लेस देन 42 ये बनता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो अब लेस देन के लिए नीचे चलेंगे। इसके बाद आइए 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24, यानी ये वाली दूसरी समीकरण वो भी लेस देन कह रही है, तो लेस देन के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। और तीसरी समीकरण है वो x और y, ये भी ऊपर कह रही है, ये भी ऊपर कह रही है। तो जब दोनों एरिया ऊपर को बढ़ेंगे तो हमारा जो बढ़ने के बाद पार्ट बनेगा वो बाउंडेड एरिया यही रहेगा, और इसके अलावा कोई होने वाला है नहीं। ये बाउंडेड पार्ट हो गया। अब बाउंडेड पार्ट में जो कोनिक बिंदु हैं, कोणीय बिंदु हैं, हम उनको देखेंगे कि कहां कहां से ये वाला स्पेस जो है, जो शेडेड एरिया है, किस किस कोण से, किस एंगल से रुका हुआ है, ये बंद कैसे है। उसके लिए एक जितने भी निर्देशांक होंगे वो हम कोणीय सेक्शन में लेंगे, जिन्हें कोनिक बिंदु भी कहा जाता है। ये यहां बनाते हैं मेरे बच्चों, यहां ये वाला एरिया। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले कोणीय बिंदु, जैसे हमने पहले लिखा था ये ला, और यहां लिखा जाएगा उद्देश्य फलन, वो था z बराबर 20x tan y। कोणिक बिंदु हमारा 0 0 भी है, यहां से शुरू हुआ O से, फिर C है 8 0, C के बाद E आता है 4 12, E के बाद यहां आता है हम B पर, B पे 0 14। मेरे बच्चों समझ आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं कि ना दिख रहा हो, हाँ बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। तो Z की जो वैल्यू आ रही है हमारी, यहां से 0 ही आएगी, यहां क्योंकि y 0 है, 0 हो जाएगा, 8 ही 20 में मल्टीप्लाई करोगे 160 आ रहा है। यहां से z की वैल्यू ये 80 हो गया, 20 चौक 80 और 120 200 आ रहा है, यहां 200 आ रहा। देखिए 20 चौक 80 और 120 ये हो गया, 80 और 120 इतना हो गया, और यहां से z बराबर ये 0 हो गया, ये 140 आ रहा है। और इन्होंने अधिकतम कहा था, अधिकतम कहा, उसने कहा था अधिकतम हमारा लाभ कहां हो सकता है उस पर गौर कीजिए, ऐसा बताइए कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें 200 रुपए यहां कमाए जा रहे हैं जब ई वाले सेक्शन पे, ई 4 और 12, यानी कि
200 रुपये मिल रहे हैं जब x 4 और y 12 है। यदि हमारा कहने का मतलब यह है कि x जो टेनिस जो है, टेनिस रैकेट आपके 4 और क्रिकेट जो बैट है वो 12 है, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें या बना सकें तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, और या सेल हो सके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम यहां कमा सकते हैं। इसमें कहा भी गया है रैकेट और बल्ले की कितनी संख्या बनाए जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे और कारखाने में अधिकतम लाभ हो। तो बेटा सबसे ज्यादा हमें लाभ किससे हो रहा है? रैकेट से हो रहा है। रैकेट में 4 रैकेट अगर हमारे बनते हैं तो 20 रुपए का प्रॉफिट है, और 12 बल्ले बनते हैं तो 120, यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ ज्यादा हो जा रहा है, और वही हम उसी हिसाब से इस कार्य क्षमता के आधार पर कार्य करते रहेंगे तो हम अधिक से अधिक लाभ कमा लेंगे। यही हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का असली उद्देश्य भी है, और इस चैप्टर को बताने का मेरा और आपका समझने का यही मेन उद्देश्य भी है कि हम आम जीवन में हम किस तरीके से गणित पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 अगले तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बताए जाएंगे, फिर थर्ड वीडियो में और 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। थैंक यू, सुरक्षित रहिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद बच्चों।